वेलमोंट, हाथ हिलाने से आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि आप नाच रहे हैं? दाएं हाथ हिलाओ, बाएं हाथ हिलाओ, हवा में नाचते हुए। वेलमोंट को बहुत गुस्सा आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने रुई के गोले पर मुक्का मार दिया हो। वांग टेंग ने कहा, मेरे प्यारे वेलमोंट, मेरी सलाह सुनो। डोमेन एक गहन कौशल है, अगर तुमने इसे पूरी तरह से नहीं समझा है तो इसका इस्तेमाल मत करो। अन्यथा तुम सिर्फ खुद को शर्मिंदा करोगे। बस इसे अपने तक ही रखो। बकवास। स्केल्ड योद्धा गुस्से में था। उसने अपने क्षेत्र को समझने के लिए बहुत मेहनत की थी, और उसे शुद्ध रक्त के बीच भी एक महान प्रतिभा माना जाता था। और फिर भी धरती का आदमी यह कहते हुए नुक्स निकाल रहा था कि यह बेकार है। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? वह तुरंत गुस्से में दहाड़ उठा, चूंकि तुम मेरे क्षेत्र को देख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इसकी असली ताकत दिखाऊंगा। धमाका। अंतहीन काली धुंध घूमने लगी और एक भयावह और विशाल काले सिर का निर्माण करने लगी। यह एक शैतानी छिपकली जैसा दिखता था, लेकिन इसमें कई गांठें थीं। विशाल आंखों के गड्ढों के भीतर लाल रंग की दो आंखें चमक उठी, जो युवा नायक को घूर रही थी। वह क्या है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। एट नोबलबन एट। गर्जन। ये दहाड़ उस विशालकाय व्यक्ति द्वारा निकाली गई थी, जो काली धुंध के क्षेत्र के अंदर गूंज रही थी और उससे होकर भी गुजर रही थी। दर्शक इसे सुन पा रहे थे। क्या हो रहा है? द्वितीय राजकुमार और अन्य लोग चिंतित थे। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक हमला था। इसे सुनने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, यहां तक कि जब हम बाहर होते हैं, मेरा दिमाग थोड़ा उलझन में है। मुझे लगता है कि डोमेन के अंदर इसका प्रभाव और भी बुरा है। टिमोथी हैरान था। मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग कैसे हैं। सभी को अधिक चिंता महसूस हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। काली धुंध के भीतर वांग टेंग ने विशालकाय छिपकली के सिर की ओर देखा और शक्तिशाली आध्यात्मिक हमले का स्वागत किया। उसके मन के अंदर स्थित 9 खजानों का शिवालय चमक उठा और चाल को दूर कर दिया। आप आध्यात्मिक हमलों से प्रतिरक्षित हैं, वेलमोंट ने कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कितना शोर है? वांग टेंग ने अपने कान खोदे और चिढ़ गया। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम्फ। विशालकाय सिर के ऊपर से वह विशालकाय योद्धा प्रकट हुआ। उसने अपने विरोधी को नीचे देखा और पहले हमला करने का फैसला किया। उसने उपहास किया और कहा, मरो। गर्जन। विशालकाय आकृति चीखती हुई युवा नायक पर झपटी। वांग टेंग ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि राक्षसी सिर को उसे निगलने दिया। वेलेमोंट मुस्कुराया। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे क्षेत्र को नीची नजर से देखे? वह मौत चाहता है। अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखें भय से फैल गईं। वह क्या है? विशालकाय छिपकली के सिर से चमकती हुई सफेद रोशनी की किरणें फूट पड़ी। वह काला रूप तेजी से फुफकारने और जंग खाने लगा, मानो उसका सामना उसके दुश्मन से हो गया हो। वेलमोंट स्तब्ध था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी नीचे से एक प्रकाश की किरण चमकी। लानत है। बाद वाले का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जल्दी से चकमा देकर काली धुंध में फिर से घुस गया ताकि अपने निशान छिपा सके। भाग जाने की सोच रहे हो? युवा नायक ने कहा। प्रकाश की किरणों ने काली धुंध को दूर धकेल दिया, जिससे अंधकार में राक्षस को बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ा। वांग टेंग ने प्रकाश की गति जितनी तेज गति से चलते हुए लाइट बोल्ट कौशल का उपयोग किया। प्रकाश तत्व। वेलमोंट निराश हो गया। वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी खोली। चमकीली शक्ति इकट्ठी हुई और उसने अपनी मुठ्ठियां दुश्मन की ओर फेंकी। वेलेमोंट क्रोधित और चकित था। वह लगातार बचकर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन धरतीवासी बहुत तेज था। वह बच नहीं सका, और प्रकाश आधारित हमले लगातार उस पर गिर रहे थे। बूम बूम बूम, विस्फोट होने लगे। काली धुंध उस समय छट गई जब वह मुट्ठियों के अंदर मौजूद प्रकाश बल के संपर्क में आई। अंधेरे योद्धा ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसे रेत की बोरी की तरह मारा गया। वांग टेंग, वह पीड़ा में चिल्लाया। वांग टेंग ने कहा, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे अंधेरे में भेज देता हूं। आभासी मुट्ठियों ने उस पर प्रहार किया, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी पीछे की ओर धकेल दिया गया। धमाका। अंत में काली धुंध का क्षेत्र नष्ट हो गया, उसके भीतर से सफेद प्रकाश के गोले निकले, जिन्होंने नीचे की जमीन को प्रकाशित कर दिया। वे छोटे सूर्य जैसे लग रहे थे। काली धुंध छट गई और वांग टेंग फिर से भीड़ के सामने आया। ऐसा लग रहा था कि वह एक लाश को पकड़े हुए है। ये वेलेमोंट था। मौन टेंग जीता। दर्शकों की आंखें तश्तरी के आकार की थीं, जब वे मैदान के ऊपर तैरती हुई आकृति को देख रहे थे। वे विस्मय में रह गए। तभी उनकी नजरें वांग टेंग के चेहरे से हटकर उस चीज पर गईं जो उसने पकड़ी हुई थी।
एक चौंका देने वाली आवाज गूंजी। ये वेलेमोंट है। एट नोबलबन एट। वह व्यक्ति खून से लथपथ था। उसकी त्वचा की पपड़ियां फट गई थी और वह बहुत दुखी लग रहा था। ये स्पष्ट था कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। मोटी आदिम आकृति वाली भुजा कमजोर ढंग से लटक रही थी, बिना हड्डियों वाले अंक की तरह। जहां तक वांग टेंग का प्रश्न है, वह शांत और स्थिर बने रहे, मानो वे युद्ध के लिए नहीं बल्कि टहलने निकले हों। अंततः सभी इस बात की पुष्टि करने में सक्षम हो गए कि युवा नायक ने अंधेरे प्रेत को पराजित कर दिया है। यह कोई भ्रम नहीं था, यह सच था। घमंडी और बेलगाम प्रेत को वांग टेंग एक मरे हुए कुत्ते की तरह उठाकर ले जा रहा था। कोई भी शब्द यह वर्णन नहीं कर सकता कि हर कोई कैसा महसूस कर रहा था। सामान्य योद्धाओं को अंततः आराम मिला। उनके दिलों में जो भय और घबराहट थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। वे खुशी से जयकारे भी लगाने लगे। वांग टेंग, वांग टेंग, वांग टेंग। अल्पविराम। महान कियान साम्राज्य के मार्शल योद्धाओं और युद्धगृह के बाहर सभी दर्शकों ने अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने के लिए नायक का नाम चिल्लाया। उस मुकाबले से पहले उसकी योग्यता और क्षमता के कारण सभी लोग उसका समर्थन करते थे। अब उन्हें भी सम्मान और प्रशंसा का एहसास हुआ। एक योद्धा जो आसानी से एक अंधेरे प्रेत को हराने में सक्षम था, उनके सम्मान का पात्र और गर्व का स्रोत था। हर कोई अंधेरे भूतों से डरता था, लेकिन वांग टेंग ने उन्हें कुत्तों की तरह मार डाला। यह तो एकदम विपरीत बात थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई आश्चर्यचकित था। फू जिंगलान और अन्य जनरल सैन्य किले में वापस लौट आए। उन्हें अंधेरे भूतों के कोई और निशान नहीं मिले, जो राहत की बात थी। जब उन्होंने स्क्रीन पर छवि देखी तो वे मुस्कुरा उठे। ये युवक सचमुच बहुत शक्तिशाली है। जनरल हबकूक हंसा। उसने प्रतियोगिता के दौरान एक जादू टोने से पीड़ित योद्धा को निष्पक्ष रूप से हराया। ये हमारे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि वह हमारे इरादों को समझ गया है। बुरा नहीं है। जनरल फू जिंगलान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। जनरल तांग बुवेई ने सिर हिलाया। जनरल फू जिंगलान ने कुछ सोचने के बाद कहा, किसी से कहो कि वह पूछताछ के लिए वालमोंट को बुला लाए, ताकि पता चल सके कि हमसे कुछ छूट गया है या नहीं। निश्चित रूप से, जनरल हबकूक ने सहमति व्यक्त की। ओह हाँ, अभी अभी हुए हमले में हल्का बल प्रयोग किया गया था, है न? हाँ, हल्का बल, और उसने इसे एक शक्तिशाली अवस्था तक विकसित भी किया है। ये युवक एक राक्षस है। जनरल फू जिंगलान ने आह भरी। जनरल हबकूक ने मुस्कुराना बंद कर दिया और कठोर स्वर में कहा, उस पर मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि वह उस मुकाम तक पहुंच जाए। फू जिंगलान और तांग बुवेई ने पलकें झपकाई और सिर हिलाया। अल्पविराम। शाही परिवार के अंतरिक्ष यान के बारे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, वास्तव में उसने मुझे निराश नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक दागी योद्धा को हरा देगा, और वह भी इतनी जल्दी। शाही परिवार के बुजुर्ग के चेहरे पर परेशानी भरी अभिव्यक्ति थी। मुझे सेना के लोगों से मिलने दो, नेता ने कहा और गायब हो गया। मिश्रित रक्त। ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग ने पलकें झपकाईं और गहरी सोच में डूबे हुए उस स्थान को देखने लगे, जहां कुछ क्षण पहले उनके वरिष्ठ खड़े थे। अल्पविराम। पाका परिवार के अंतरिक्ष यान पर फ्यूरियस फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड और अन्य लोग स्क्रीन पर देख रहे युवक को घूर रहे थे, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कितना अच्छा होता यदि वह हमारा शत्रु न होता। नेता के मन में बेतुका विचार आया। वल्तेरू और सिंक्लेमोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी टिमटिमाती निगाहों से उनकी अस्थिर भावनाएं उजागर हो गईं। यूमिंग ग्रह पर वू शिंगयुन, ओल्ड हान और अन्य लोगों को आखिरकार राहत महसूस हुई। जब उन्होंने प्रतियोगिता में जादू टोना करने वाले योद्धा को देखा तो उनके पसीने छूट गए। ये कैसी किस्मत है। डार्क फोर्स से दूषित एक योद्धा प्रतिभाओं की लीग में दिखाई दिया और वांग टेंग को उसके साथ जोड़ा गया। सौभाग्यवश युवा नायक ने इस खतरे से सफलतापूर्वक निपटा। जब उनकी घबराहट दूर हुई तो वे आश्चर्य से भर गए। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार में भूत प्रेत थे, जो पृथ्वी पर पाए गए भूत प्रेतों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। यदि अधिक शक्तिशाली प्रेत उन पर आते तो ग्रह बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता। उन्हें उठने का मौका भी नहीं मिलता। बाकी ब्रह्मांड सभी प्रकार की चुनौतियों और खतरों से भरा हुआ है। अंधेरे प्रेतों का खतरा उन्हें भी प्रभावित करता है, वू जिंगयुन ने गंभीरता से कहा। मैंने सुना है कि वांग टेंग ने एक रक्षा ग्रह का दौरा किया और अंधेरे प्रेत की तरंगों का विरोध किया, बूढ़े हान ने विलाप किया। एक ग्रह अंधेरे प्रेत का विरोध करने के लिए समर्पित है। स्थिति कितनी दुखद होगी। आप सही कह रहे हैं। कमांडर हॉर्न को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बाकी ब्रह्मांड में स्थिति हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। हमें जल्दी से जल्दी मजबूत बनने की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा, जो इतने कम समय में इस स्तर तक पहुंच गया।
हान झू और अन्य लोग भावुक हो गए। अल्पविराम। बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के अंतरिक्ष यान पर लिन चौहान ने राहत की हल्की सांस ली। उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। चौहान ने एक व्यक्ति के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। जब भी वह प्रतिस्पर्धा करता है तो मुझे क्यों परेशान करता है। अल्पविराम। वांग टेंग ने वेलेमोंट को पकड़ लिया और अखाड़े में उतर गया। तुरंत ही सैन्य योद्धाओं की एक टीम वहां आ पहुंची और वेलेमोंट को ले गई। ऐसा लग रहा था कि वह मर चुका है, लेकिन वह केवल घायल था। वह अभी भी जीवित था। वांग टेंग ने उसे थोड़ी सांस के साथ छोड़ दिया। युवा नायक जानता था कि मामला यही खत्म नहीं होगा, बल्कि प्रतिस्पर्धा जारी रहनी चाहिए। वह फिलहाल इसके बारे में चिंतित नहीं हो सकता था। वह वापस जोन प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया, फिर उसने अपनी पीठ को आगे बढ़ाया और दूसरे राजकुमार तथा बाकी लोगों की परेशान निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया। जी हाओचेन ने वांग टेंग को परखा। यह देखते हुए कि उसे कोई चोट नहीं आई है, उसने कहा, तुम पागल हो। स्ट्रैची और लैंडन ने अपने दुश्मन की ओर द्वंद्वपूर्ण भाव से देखा। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह व्यक्ति कुछ मामलों में उनसे अधिक सक्षम था। यदि वे भी ऐसी ही स्थिति का सामना करते तो वे ऐसा नहीं कर पाते। मैं पागल कैसे हो गया? वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। वह व्यक्ति अंधकार की शक्ति से सुदृढ़ था और फिर भी तुमने उससे इतनी आसानी से निपटा। क्या ये पागलपन पर्याप्त नहीं है? जी हाओचेन ने कहा। वांग टेंग ने जवाब दिया, यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। वालमोंट उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोचते हैं, आप उससे उतनी ही आसानी से निपट सकते थे। टिमोथी ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि हम अंधे हैं? हम बता सकते हैं कि वह कितना शक्तिशाली था। वांग टेंग ने देखा कि उसकी निर्दयता पूर्वक पोल खोल दी गई है, इसलिए उसने अपना गला साफ किया और कहा, खांसी। मैं बस आप लोगों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके लिए हम केवल आपको धन्यवाद दे सकते हैं। जी हाओचेन को समझ नहीं आया कि और क्या कहे। क्या इसी तरह लोगों को सांत्वना दी जाती है? वह तो बस दिखावा कर रहा है। क्या वेलेमोंट शक्तिशाली नहीं है? यह तो अपनी ताकत का बखान करने का एक घुमावदार तरीका है। मिथ्याभिमानी। वांग टेंग, क्या तुम्हें यकीन है कि वह मिश्रित रक्त का है? दूसरे राजकुमार ने कर्कश आवाज में पूछा। एट नोबल एट। वांग टेंग को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने दूसरा सवाल दागा, महाराज, क्या आपको उनके अस्तित्व के बारे में पता है? जी हाओचेन ने कहा, हमारे जैसे लोगों ने कमोबेश इसके बारे में सुना है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और सोचा। ऐसा लगता है कि उच्च वर्ग के परिवारों के लोग इन विषयों के बारे में मेरी सोच से ज्यादा जानते हैं। वांग टेंग ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। वेलेमोंट वास्तव में मिश्रित रक्त का है। दूसरे राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे डर है कि यह एक समस्या है, क्योंकि एक मिश्रित रक्त वाला लड़ाकू सामने आ गया है। मिश्रित रक्त वाले लोगों के पास केवल डाकलैंड के रक्त का आधा हिस्सा है, बाकी आधा हिस्सा अभी भी प्रकाश गुट का है। क्या दोनों गुट दुश्मन नहीं है? वांग टेंग ने लिटिल जी और उन अन्य लोगों के बारे में सोचा जिनसे वह पहले मिल चुका था। दूसरे राजकुमार ने युवा नायक की ओर देखा, यह इतना आसान नहीं है। पृथ्वीवासी की निगाहें चमक उठी। राजकुमार के शब्दों के आधार पर वह बता सकता था कि प्रकाश गुट के उच्च वर्ग मिश्रित रक्त के बारे में क्या सोचते हैं। आखिरकार उनका आधा खून अंधेरे प्रेतों से आता है। कुछ लोग प्रकाश के पक्ष में झुक गए हैं और वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो अंधेरे की सेवा करते हैं, द्वितीय राजकुमार ने ध्वनि संचरण के माध्यम से बताया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो अगर कोई रास्ता है तो यह एक ऐसा अवसर होगा जिसका उपयोग प्रेत कर सकते हैं। वांग टेंग ने जवाब दिया, हमारी दुनिया में प्रवेश करने का एक आसान अवसर। ये सही है। ऐसा लगता है कि आपको सामान्य विचार मिल गया है। मिलनसार राजकुमार ने सिर हिलाया। हमने एक बार अनुमान लगाया था कि मिश्रित आबादी बढ़ी है। अगर वे सभी वापस लौट आए तो हमारी दुनिया छिद्रों से भरी होगी, अंधेरे प्रेत के लिए हमला करने में कोई बाधा नहीं होगी। वांग टेंग ने आह भरी। उसे यह बात समझ आ गई। उसे बस उन लोगों पर दया आ रही थी। क्या वे सचमुच हमेशा के लिए अंधकार में रहने के लिए अभिशप्त थे और कभी फिर प्रकाश नहीं देख पाएंगे? दूसरे राजकुमार ने कहा, प्रतिभाओं की लीग में मिश्रित रक्त वाले लोग निर्भीकता से दिखाई देते हैं। यह महान कियान साम्राज्य और 7 तारकीय अकादमियों दोनों के लिए एक स्पष्ट उकसावे की बात है। मुझे डर है कि इससे बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। वांग टेंग ने एक छोटा किंतु अर्थपूर्ण वाक्य जोड़ा, दुनिया सिर्फ काली या सफेद नहीं है। पूर्व ने आश्चर्य से नायक की ओर देखा, उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह अभी अपने जवाब में कुछ शब्द ही बोल पाया था कि तभी उसने देखा कि उस धरतीवासी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और ऐसा लग रहा था कि वह आगे बोलना नहीं चाहता।
फिर भी ये शब्द उसके दिल में काफी समय तक घूमते रहे और वह इनके पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाया। नायक ने इस अवसर का उपयोग तुरंत अपने गुण बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। उसने पिछली लड़ाई में बहुत सारे काले गुण वाले बुलबुले एकत्र किए थे। हालांकि उनमें से अधिकांश डार्क फोर्स और डार्क अल्टिमा नक्षत्र के थे, जो उसके लिए उपयोगी नहीं थे। पूर्व पहले से ही परिपूर्ण 9वें स्तर पर था, जबकि उसका डार्क अल्टिमा प्राप्त करने योग्य सीमा पर था। केवल ब्लैक मिस्ट डोमेन ही दिलचस्प था। हालांकि वह इसे अलग से उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था, वह इसे अपने डार्क डोमेन के साथ एकीकृत करेगा। नए डोमेन में मजबूत भ्रामक और छिपाने वाले गुण थे। इसे एक महान क्षमता माना जाता था। दोनों डोमेन को एकीकृत करने से आक्रमण का एक अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो जाएगा, जिससे उसका डार्क डोमेन और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने आगे बढ़कर दोनों डोमेन को एक कर दिया, इस बात का फायदा उठाते हुए कि बुलबुले अभी गायब नहीं हुए थे। गुण बुलबुले से प्राप्त ज्ञान सबसे गहरा और सर्वाधिक प्रगाढ़ था जो किसी को भी कभी प्राप्त हो सकता था। टेन को अचानक प्रेरणा मिली। उसे बस इस विचारधारा का अनुसरण करना था। किसी को भी सवारी लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वेलेमोंट के खिलाफ उनकी लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन हर कोई अभी भी इसके बारे में गर्मागर्म चर्चाओं में व्यस्त था। इस कारण से किसी ने भी अगले मैचों पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्यवश क्राउन प्रिंस के आगमन से सभी का ध्यान पुनः मैदान की ओर आ गया। क्राउन प्रिंस बनाम लू ताई बाद वाले ने जोन 3 में शीर्ष 5 में प्रवेश किया था। वह भी मजबूत था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी समग्र पसंदीदा होगा, तो उसका चेहरा हरा हो गया। अफसोस, वह आखिरकार शीर्ष 36 में पहुंच गया, लेकिन अंत में उसकी मुलाकात क्राउन प्रिंस से हुई। ऐसा लग रहा था कि अब उसके लिए सफर का अंत हो गया है। फिर भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े। दोनों दल मैदान के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। मैच शुरू हुआ। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला और तुरंत मारपीट पर उतारू हो गया। सच में, लू ताई सभ्य था। वह एक लकड़ी तत्व योद्धा था जो तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। उसने जो हरी तलवार की चमक छोड़ी, वह जीवन शक्ति से भरी थी। उन्हें बिना रुके गोली मारी गई। वह तलवारबाजी बहुत शक्तिशाली थी। बहुत से लोग उससे आश्चर्यचकित थे। उस व्यक्ति ने उस दूर तक पहुंचने के लिए अपनी तलवार कौशल और 10वीं स्तर की लकड़ी की अंतिम शक्ति पर भरोसा किया। दुर्भाग्यवश वह उत्तराधिकारी से मिला और अंत में पराजित हो गया। बाद वाले की तलवार की कला बहुत ही शानदार थी। उसने विरोधी तलवार की चमक को चीरते हुए लू ताई की छाती पर जोरदार वार किया। बाद वाला बुरी तरह घायल हो गया और वार के बाद खून की उल्टी करने लगा। मुकाबला खत्म हो गया। राजकुमार की तलवारबाजी की कला देखकर भीड़ हैरान रह गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह सू जियानचेन से सीधे मुकाबला कर सकता है। यह आश्चर्यजनक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ध्यान रहे, राजकुमार के पास शक्तिशाली तलवार कौशल के अलावा अन्य कौशल भी थे, जबकि दूसरा केवल तलवार कौशल में ही विशेषज्ञ था। उसकी तलवार ने ही उसे इतनी दूर तक आगे बढ़ने में मदद की थी। हालांकि कई लोगों को लगा कि पसंदीदा राजकुमार की तलवारबाजी की कला सू जियानचेन के बराबर थी। वे शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। क्राउन प्रिंस की क्षमताओं के बारे में उनके अनुमान लगातार बढ़ते रहे। पसंदीदा तलवारबाज को तुलना से डर नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की भावना और भी बढ़ गई। वह राजकुमार के साथ मुकाबले के लिए तरस रहा था। तियान लुओ साम्राज्य में वापस आकर सम्राट ने स्क्रीन पर लाइव फीड को घूरते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। एक ब्रह्मांड मंच योद्धा ने पूछा, महाराज, आपके विचार में युवराज की तलवारबाजी की कला आपके शिष्य के सामने कैसी है? ये बताना मुश्किल है। सम्राट ने अपना सिर हिलाया। क्राउन प्रिंस ने अब तक सिर्फ एक ही तलवार चाल चली है। हालांकि मैं बता सकता हूं कि उनके कौशल में एक से ज्यादा चालें शामिल हैं। एक से ज्यादा बार। नीचे बैठे लोगों ने चौंक कर कहा, यह तो मुसीबत बन जाएगा। उन्हें अपने लड़के की चिंता होने लगी। सम्राट ने आगे कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियान चेन शीर्ष 18 में प्रवेश कर चुका है, शीर्ष 10 से केवल एक कदम दूर है। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा करने में सक्षम होगा। अल्पविराम। वांग टेंग ने क्राउन प्रिंस और लू ताई द्वारा छोड़े गए विशेषता बुलबुले को तुरंत उठा लिया। 12 तानाशाह तलवारें। पहली तलवार तारांकन 3000। तानाशाह की उंगली 1600। नक्षत्र बल्ब धातु तारांकन 8200। नक्षत्र बल्ब लकड़ी तारांकन 7800। वुड अल्टिमा तारांकन 3500। दिव्य स्तर लकड़ी प्रतिभा 2600। ग्रीन एसेंस तलवार कौशल 4000। अल्पविराम। जैसे जैसे बुलबुले आत्मसात होते गए, नायक के मन में आत्मज्ञान दृढ़ होता गया। 12 तानाशाह तलवारें थोड़ी बढ़ गईं, हालांकि यह अभी भी नींव के स्तर पर थी।
एड्स बाय पब फ्यूचर। 12 तानाशाह तलवारें। पहली तलवार 7500 बटा 10,000 आधार। तानाशाह की उंगली भी बढ़ गई थी, नींव से लेकर अच्छी तरह से वाकिफ अवस्था तक। युवा नायक को आश्चर्य हुआ कि अगर क्राउन प्रिंस ने अपने आगामी मुकाबले में तानाशाह की उंगली का इस्तेमाल किया तो क्या वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। हालांकि कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। कुलीन व्यक्ति शायद प्रवीणता के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जबकि वह स्वयं बमुश्किल ही पारंगत स्तर तक पहुंचा था। वांग टेंग अपनी कमियों को समझता था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत से लड़ने के लिए उसकी कमजोरी का इस्तेमाल नहीं करता था। तानाशाह की उंगली 100 बटा 5000 अच्छी तरह से वाकिफ। उसने संतोष के साथ अपने आंकड़ों को देखा। फिलहाल तो यह संभव नहीं था, लेकिन एक दिन वह राजकुमार से आगे निकल सकता था। अगली विशेषता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह एक दिव्य स्तर की लकड़ी की प्रतिभा थी। लू ताई ने यह विशेषता छोड़ दी। संयोग से यह एक दिव्य स्तर की प्रतिभा थी जो हमारे नायक के पास नहीं थी। दिव्य स्तर लकड़ी प्रतिभा 2600 बटा 50,000। यह एक अचानक आश्चर्य था। उसे लगा कि मालिक को कुछ धन्यवाद देना उचित होगा। आशा है आपकी यात्रा सुखद हो। लू ताई ने एक और विशेषता ग्रीन एसेंस स्वॉट स्किल भी छोड़ी। यह ब्रह्मांड मंच कौशल था जिसे उस व्यक्ति ने अपने मुख्य हमले के रूप में इस्तेमाल किया। यह वास्तव में शक्तिशाली था। युवा नायक ने खुशी से उपहार स्वीकार कर लिया। ग्रीन एसेंस तलवार कौशल 1000-5000 अच्छी तरह से वाकिफ। 4000 अंकों ने पहले ही उनके आंकड़े को सर्वज्ञ स्तर तक पहुंचा दिया था, जिससे उनका काफी समय बच गया। क्राउन प्रिंस का मैच समाप्त होने के बाद एक और मुकाबला हुआ और शीर्ष 18 का चयन किया गया। एट नोबलबन एट। युवा नायक ने उम्मीदवारों की ओर देखा। सभी चेहरे जाने पहचाने थे। युवराज एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरा राजकुमार स्ट्रैची। जमीन पर जी हाओ चेन, टिमोथी लकड़हारा, जियाहो जुनलिंग यांगक सुबर्कशाय, लेन कियांग सुए, जियांग वे शिंग, क्रिश सु जियान चेंतु शियाओबा, युए क्यूकियो, सीटू वांग टेंग अंतिम व्यक्ति थे। वे शीर्ष 18 उम्मीदवार थे। सभी उम्मीदवार एक दूसरे को आंक रहे थे। वे जल्द ही शीर्ष 10 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। केवल पहले 10 को ही 7 तारकीय अकादमियों में से अपने पसंदीदा परिसर का चयन करने का मौका मिलेगा। बाकी को केवल चुने जाने का इंतजार करना होगा और न ही उन्हें कोई विशेषाधिकार मिलेगा। वांग टेंग को फाइनलिस्टों में सीटू वान एयर को देखकर आश्चर्य हुआ। वह महिला उतनी मजबूत नहीं लगती थी, लेकिन वह अनगिनत अन्य महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए उस स्तर तक पहुंचने में सफल रही। जियांग वेशिंग भी जियांग परिवार का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। उसकी बहन को बाहर कर दिया गया, लेकिन वह टिके रहने में कामयाब रहा। इसके अलावा पाकर परिवार के 2 सदस्य अभी भी शीर्ष 18 में जगह बनाने में कामयाब रहे। वांग टेंग को यह बात अफसोसजनक लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। प्रतियोगिता के उस भाग से पहले उसे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों का चयन नहीं कर सकता था, उन सभी को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अगले राउंड में सभी से लड़ना होगा। वो निश्चित रूप से बाद में उनसे मिलेगा। शीर्ष 18 में प्रवेश करने के लिए बधाई। आपकी योग्यताओं को सभी ने मान्यता दी है। अचानक प्रकाश क्षेत्र से आती हुई आवाज ने कहा। आपके पास आराम करने के लिए 10 दिन होंगे और फिर हम शीर्ष 10 उन्मूलन दौर के साथ आगे बढ़ेंगे। 18 का चयन होने के बाद 10 दिन का अवकाश था। वांग टेंग ने सोचा कि वह अपने लूटे गए सामान का हिसाब लगाने में कुछ समय लगा सकता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे इतनी जल्दी ढूंढ लेगा। कर्नल वांग टेंग, जनरल आपको ढूंढ रहे हैं। मेजर मैक्सवेल ही थे जिन्होंने सबसे पहले उनका अभिवादन किया। उन्होंने सम्मानपूर्वक नायक को सलामी दी। जनरल मुझे ढूंढ रहे हैं। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए हैरान स्वर में कहा, प्रतियोगिता अभी भी जारी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा इस तरह चले जाना उचित होगा, है ना? चिंता मत करो, जनरलों को पहले ही 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षकों से अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा वे भी यहाँ हैं। अधिकारी मुस्कुराया। 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक यहाँ हैं। युवा नायक के उत्तर देने से पहले ही द्वितीय राजकुमार और अन्य लोगों ने चिल्लाकर कहा। बाद वाला भी थोड़ा हैरान था। अब तक कोई भी निरीक्षक सामने नहीं आया था। जब महान बिजली राक्षस दिखाई दिया तो उनमें से केवल एक की आवाज सुनाई दी। युवा नायक ने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तविक रूप में मिलेंगे। हालांकि उन्होंने जल्दी ही अनुमान लगा लिया कि यह मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति की स्थिति के बारे में था। ऐसा लगता है कि सातों स्टेलर अकादमियां भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं। क्या? जी हाओ चेन ने कहा, क्या हम जा सकते हैं? यह मैक्सवेल थोड़ा घबरा गया।
उसने कुछ झिझकते हुए कहा, जनरलों ने केवल कर्नल वांग टेंग की उपस्थिति का अनुरोध किया था, इसलिए। जी हाओचेन ने अपना सिर नीचे किया और ईर्ष्या से पृथ्वीवासी को देखा। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? ये सही है। हमारे साथ कभी भी इतना अच्छा कुछ नहीं हुआ, टिमोथी ने ईर्ष्या से कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। यह कोई अच्छी बात नहीं है। वांग टेंग को समझ नहीं आया। जी हाओचेन ने कहा, अच्छी बात नहीं है। वे 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक हैं। प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले उनसे मिलना वास्तव में संभव है। इसका मतलब है कि आपने पहले ही उनका ध्यान आकर्षित कर लिया है। आप उनके करीब जाकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और एक अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। जब समय आएगा तो आप जिस भी अकादमी में जाना चाहेंगे, जा सकेंगे। ऐसा मत कहो। वांग टेंग ने उसके कंधे थपथपाए। भले ही मैं उनसे न मिलूं, फिर भी मैं कोई भी अकादमी चुन सकता हूं। कुछ लोग एक जैसे नहीं होते। एट नोबल बन एट। जी हाओचेन ने अपनी छाती पकड़ ली और एक कदम पीछे हट गया। चले जाओ। हा। वांग टेंग ने जब उसकी प्रतिक्रिया देखी तो वह जोर से हंस पड़ा। ठीक है। जल्दी जाओ, निरीक्षकों को ज्यादा देर तक इंतजार मत करने दो, दूसरे राजकुमार ने घृणा भरी नजर से हाथ हिलाते हुए कहा। चलो चलें। वांग टेंग ने मेजर मैक्सवेल को बुलाया और वे दोनों साथ साथ चल दिए। जब शीर्ष 18 का फैसला हो गया तो लेन कियानेक्स्यू, गॉन्ट और अन्य सभी फाइनलिस्टों के साथ पहले से ही मौजूद थे, इसलिए उन्होंने बातचीत सुनी। लेन कियानेक्स्यू की आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी जब उसने युवा नायक की पीछे हत्ती पीठ को देखा। उसे लगा कि वह बहुत ही अजीब था। गॉन्ट, जियांग वेइशिंग और स्ट्रैची की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। वे उसकी जगह लेना चाहते थे। अफसोस वे ऐसा नहीं कर सके। अल्पविराम। वांग टेंग मैक्सवेल का पीछा करते हुए सेना के अंतरिक्ष यान में घुस गया। फिर उसकी मुलाकात 3 शाश्वत मंच जनरलों और उनके बगल में कुछ शक्तिशाली लोगों से हुई। जब से वह अंदर आया था, उनकी नजरें उस पर लगी हुई थीं। इस गहन जांच से युवा नायक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे अजनबी लोग संभवतः 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षक थे। दिखने में ही वे बहुत शक्तिशाली लग रहे थे, यहां तक कि वांग टेंग की असली आंख भी उनकी साधना का पता नहीं लगा पा रही थी। किसी तरह का धुंधला कोहरा उनके शरीर को ढक रहा था। जहां तक वह जानता था, वे संभवतः शाश्वत रंगमंच योद्धा थे। हम अकादमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तिशाली लोगों की संख्या 7 थी। वांग टेंग ने जब देखा कि 8वां विशेषज्ञ भी मौजूद है तो वह अचानक चौंक गए। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके घने काले बाल और शानदार आकृति थी। उसके शरीर से एक महान आभा निकल रही थी, हालांकि उससे कोई विनम्रता नहीं निकल रही थी। फिर भी उसकी एकमात्र उपस्थिति लोगों को अपना सिर नीचे करने और उससे नजरें मिलाने से बचने के लिए मजबूर कर देती थी। यदि हमारे नायक में दृढ़ इच्छाशक्ति न होती तो संभवतः वह समर्पण प्रदर्शित करने के लिए जमीन पर गिर पड़ते। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक चोंगशान था, जिससे वह पहले मिल चुका था। जनरल फू जिंगलान ने कहा, वांग टेंग, आओ और ग्रैंड ड्यूक चोंगशान और 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षकों से मिलो। वांग टेंग ने सिर हिलाया और औपचारिक सलामी के साथ उनका अभिवादन किया। ग्रैंड ड्यूक और सम्मानित निरीक्षकों को नमस्कार। वांग टेंग, तुमने इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रैंड ड्यूक मुस्कुराया। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, युवक ने विनम्रतापूर्वक कहा। आपका प्रदर्शन वाकई शानदार रहा है। मैंने कई लीग ऑफ टैलेंट्स के संस्करणों में निरीक्षक के रूप में काम किया है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने आपका इतना शानदार प्रदर्शन देखा है। एक सफेद बालों वाला, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गर्मजोशी से मुस्कुराया। मुझे अपना परिचय देने दें। मैं सिकोंग द सेकंड हूँ, 7वीं स्टेलर अकादमियों का निरीक्षक। सिकोंग द सेकंड। वांग टेंग उलझन में था। ये कैसा नाम है? विशेषज्ञ को पता लग गया कि युवक क्या सोच रहा है और वह मुस्कुराया। मेरा नाम थोड़ा खास है। अगर किस्मत ने चाहा तो भविष्य में आप मुझे इंस्ट्रक्टर सिकोंड कह सकते हैं। युवा नायक ने तुरंत जवाब दिया, प्रशिक्षक सिकोंड। चाहे वे भविष्य में मिले या नहीं, पहले उन्हें इस तरह बधाई देने में कोई बुराई नहीं थी। हा। बुजुर्ग जवाब सुनकर हैरान रह गया और हंसने लगा। तुम एक दिलचस्प आदमी हो। सिकोंड द सेकंड, तुम खेल में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम अभी भी किनारे से देख रहे हैं, एक और बुजुर्ग ने कहा। फिर उसने वांग टेंग को संबोधित किया, युवक, मुझे याद रखना। मैं 5वीं तारकीय अकादमी का निरीक्षक हूं, तुम मुझे ओल्ड विंग कह सकते हो। बूढ़े विंग। वांग टेंग ने तुरंत सीनियर का अभिवादन किया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें किस अकादमी में जाना है। सबसे पहले उन्हें अपने प्रतिनिधियों के साथ संबंध बनाने थे। मैं सेकंड स्टेलर अकेडमी की निरीक्षक हूं, नैन्सी।
बोलने वाली तीसरी महिला एक खूबसूरत महिला थी जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसके बाल सुनहरे थे और उसका शरीर कामुक था। वह निरीक्षक जैसी नहीं लग रही थी। निरीक्षक नैन्सी, आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग टेंग ने चुपके से उसका जायजा लिया। हे भगवान, उसका शरीर अद्भुत है। वांग टेंग, हमारी द्वितीय स्टेलर अकादमी में कई सुंदरियां हैं। यदि आप शीर्ष 10 में प्रवेश करते हैं तो आप हमारी अकादमी में प्रवेश चुन सकते हैं, आकर्षक प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। खांसी, नैन्सी, ये सही नहीं है। अकादमियां सीखने और साधना के केंद्र हैं, केवल सुंदरियों को खोजने के लिए प्रवेश करना ही रास्ता नहीं है, एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। मैं थर्ड स्टेलर अकादमी का निरीक्षक हूँ, ट्रोलोप। ओह हाँ, हमारी अकादमी में भी कई उत्कृष्ट सुंदरियां हैं जो निश्चित रूप से ब्रह्मांड में शीर्ष स्थान पर हैं। वे वास्तव में अपने प्रशंसकों की बदौलत ब्रह्मांड देवी रैंक पर सूचीबद्ध हैं। आप कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए आ सकते हैं। वांग टेंग, नैन्सी, जनरल फू जिंगलान और अन्य। ग्रैंड ड्यूक चोंगशान, अन्य निरीक्षक। ट्रोलोप, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? बूढ़े वेंग ने गुस्से से कहा। एक सह निरीक्षक होने के नाते, मैं आपको छात्रों को प्रवेश के लिए लुभाने के लिए सुंदरियों का उपयोग करने के लिए नीचा देखता हूँ। सिकोंग द सेकंड ने ट्रोलोप को तिरस्कार से देखा। फिर उसने कहा, 7वीं तार्कीय अकादमी में देवी रैंक के छात्र भी हैं। चिंता मत करो, मैं ये तुम्हें लुभाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूँ। 7वीं तार्कीय अकादमी कभी नहीं हारती। बेशक तुम हमारे साथ जुड़ते हो या नहीं, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। धर्मी स्वर। बेशर्म, बूढ़े विंग, नैन्सी और अन्य निरीक्षक हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। यह आदमी बिल्कुल बेशर्म है। वह इतनी धार्मिक आवाज में ये सब कैसे कह सकता है? वांग टेंग, क्या निरीक्षकों को कुछ गलत फहमी हो गई है? युवा नायक ईमानदारी से सिकोन द्वितीय की बेशर्मी से स्तब्ध था। कल्पना कीजिए कि हमारे नायक को वास्तव में चौंकाने के लिए उसे कितना प्रभावशाली होना पड़ा होगा। वह थोड़ा सा ललचा गया। नहीं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। जनरल फू जिंगलान ने अजीब तरह से खांसते हुए बहस रोक दी। खांसो, चलो असली बात पर बात करते हैं। ठीक है, चलो काम पर वापस आते हैं। सिकोन द्वितीय ने सिर हिलाया और वांग टेंग से कहा, मैं तुम्हें बाद में निजी तौर पर ब्रह्मांड देवी रैंक के बारे में और बताऊंगा। वांग टेंग, क्या हम ब्रह्मांड देवी पद के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? बाकी प्रतिनिधियों ने अपना और अपनी अकादमियों का परिचय दिया। ऐसा लग रहा था कि वे युवा धरतीवासी का बहुत सम्मान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे सीधे अपना परिचय देने और उसके साथ इतनी विनम्रता से पेश आने के लिए नीचे नहीं झुकते। बेशक इस बात की संभावना थी कि वे हमेशा इतने ही मिलनसार रहे हों। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा नायक को इस व्यवहार से सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह हमेशा यही सोचता था कि निरीक्षक शांत और सख्त होते हैं। वह छवि पूरी तरह नष्ट हो गई। जनरल फू जिंगलान ने अन्य जनरलों से नजरें मिलाई और मुस्कुराए। ये निर्णय सुरक्षित है। सभी के आत्म परिचय के बाद वे अंततः वास्तविक विषय पर आ गए। जनरल फू जिंगलान ने इस विषय पर बात करते हुए अपना चेहरा सख्त रखा। कुछ जांच के बाद हमने पुष्टि की कि वेलेमोंट वास्तव में मिश्रित रक्त का है। प्रतियोगिता के दौरान उसने जो कहा, उसके आधार पर उसे हमारे प्रतिभाशाली योद्धाओं को मारने के लिए अंधेरे भूतों से आदेश मिला था। अंत में उसने वांग टेंग की ओर देखा। यही तो उसने कहा था। उसने सिर हिलाया। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि उसके कुछ और इरादे थे। हमारे प्रतिभाशाली योद्धाओं को मारने का लक्ष्य। बूढ़े वेंग ने नाक भान सिकोड़ी। अंधेरे भूत प्रेत बहुत साहसी हैं। वे दिन प्रतिदिन नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं, सिकोन द्वितीय ने गंभीरता से कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रतिभाओं की लीग में अभी भी अन्य मिश्रित रक्त वाले लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वांग टेंग ने कहा, क्योंकि यह विचार अचानक मन में आया। एट नोबलबन एट फर्स्ट स्टेलर अकेडमी का निरीक्षक एक गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था जिसका नाम गोंग हान था। उसने सवाल पूछने के बाद युवा नायक को स्वीकृति भरी नजर से देखा। हमने अन्य क्षेत्रों को पहले ही सूचित कर दिया है। हमें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह थोड़ा देर से आ गया है। निरीक्षकों ने पहले ही इस संभावना के बारे में सोच लिया था और उचित कदम उठा लिए थे। जनरल फू जिंगलान ने अचानक पूछा, हम आपको खोजने आए हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि वह मिश्रित रक्त का था। यह कोई रहस्य नहीं है। मैं एक निम्न स्तरीय डाकलैंड में गया था और वहां कई मिश्रित रक्त वाले लोगों से मिला, इसलिए मैं उनसे परिचित हूं, युवा नायक ने सीधे कहा। एक निम्न स्तरीय डाकलैंड। सभी लोग दंग रह गए। वे आश्चर्य से वांग टेंग को देखने लगे। क्या आप निम्न स्तरीय डाकलैंड गए हैं? हाँ, युवक ने जब उनके अविश्वास को देखा तो कहा, उस समय मैं ग्रहीय अवस्था तक नहीं पहुंचा था और एक शैतान राजा द्वारा मुझे निम्न स्तरीय डाकलैंड में खींच लिया गया था।
वेंग ने वांग टेंग का आंकलन किया और प्रशंसा करते हुए कहा, टस, यह अकल्पनीय है। ग्रहीय चरण तक पहुंचने से पहले आपको निम्न स्तरीय डॉकलैंड में खींच लिया गया था, और फिर भी आप जीवित रहने में कामयाब रहे। मैं भाग्यशाली था। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह किस्मत की बात नहीं है। उसने उस नौजवान को अलग नजरिए से देखा। बाद वाले ने उसे एक विनम्र मुस्कान दी। क्या निरीक्षकों को लोगों की प्रशंसा करना पसंद है? यदि वे ऐसा करते हैं, तो कृपया मेरी अधिक प्रशंसा करें। मुझे प्रशंसा पसंद है। हम एक बेहतरीन जोड़ी हैं। जनरल फू जिंगलान ने टिप्पणी की, वांग टेंग के जन्म गृह पर काले भूतों ने आक्रमण किया था। मैं समझ गया। गोंग हान ने गहरी सोच में सिर हिलाया। कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, वांग टेंग, आप मिश्रित रक्त के बारे में क्या सोचते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा नायक आश्चर्यचकित था, उसे इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। उसने कुछ समय पहले द्वितीय राजकुमार के साथ इस विषय पर बात की थी। तीनों जनरलों और ग्रैंड ड्यूक चोंगशान ने अपनी भौहें उठाई और वांग टेंग की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अस्पष्ट चमक थी। वांग टेंग को याद आया कि उसने दूसरे राजकुमार से क्या कहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दोहराया, दुनिया सिर्फ काली या सफेद नहीं है। उसने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी। निरीक्षकों की आंखें आश्चर्य से झपकने लगीं। वे एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। दिलचस्प। गोंग हान मुस्कुराया। सेनापतियों ने आश्चर्य से उस युवक की ओर देखा। उन्हें उसके उत्तर की उम्मीद नहीं थी। ज्यादातर लोग अंधेरे प्रेतों को अंधकार का प्रतीक मानते थे, जो डर पैदा करते थे। यहां तक कि मिश्रित रक्त वाले लोगों को भी यही व्यवहार मिलता था। हालांकि वांग टेंग ने उन्हें एक अलग जवाब दिया था। मैंने सुना है कि आप अंधेरे प्रेतों से निपटने में अच्छे हैं। क्या आप वेलेमोंट से पूछताछ कर सकते हैं? हम उससे कुछ जवाब पाना चाहते हैं। गोंग हान ने विषय बदलने का फैसला करते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा नायक ने आश्चर्य से उसे देखा। फिर उसने सिर हिलाया। मैं कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन मैं परिणाम का वादा नहीं कर सकता। आप बस कोशिश कर सकते हैं। गोंग हान मुस्कुराया। इसके बाद युवा अधिकारी को उस स्थान पर ले जाया गया जहां वेलमोंट को रखा गया था। एट नोबलबन एट। जब वह चला गया तो निरीक्षक उसकी पीठ को घूर रहे थे। कुछ देर बाद गोंग हान ने पूछा, तुम सब लोग क्या सोचते हो? नैन्सी ने जवाब दिया, उसके पास दृढ़ इच्छाशक्ति और अपने खुद के विचार हैं। वह बेहद प्रतिभाशाली और शक्तिशाली भी है, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे अनुभव अर्जित किए हैं, कुलीन परिवारों के वंशजों के विपरीत जिन्हें छोटी उम्र से ही तैयार किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। मैंने लंबे समय से ऐसा प्रतिभाशाली युवा नहीं देखा है। वह युवा प्रतिभा में रुचि रखती थी। वह एक दिलचस्प छोटा सा लड़का है। 7वीं तार्कीय अकादमी उसके लिए उपयुक्त है, सिकोंग द्वितीय ने उत्तर दिया। बकवास। 5वीं तार्कीय अकादमी अधिक उपयुक्त है। अगर वह आपकी अकादमी में जाता है तो वह अपनी प्रतिभा बर्बाद कर देगा, ओल्ड विंग ने फटकार लगाई। वह मेरी प्रथम स्टेलर अकादमी से संबंधित है, गोंग हान ने कहा। सिकोंग द सेकंड ने पलकें झपकाई और कहा, कौन जानता है? हम नहीं जानते कि वह क्या चुनेगा। ये सही है, अन्य निरीक्षकों ने सहमति व्यक्त की। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी बातचीत सुनी जाएगी या नहीं, इसलिए उन्होंने जनरलों के सामने ही खुलकर बात की। जनरलों ने जो सुना उससे वे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सभी 7 अकादमियां पहले से ही वांग टेंग के लिए लड़ रही हैं। ये पहली बार होगा। वेलेमोंट को एक प्रयोगशाला जैसे कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके हाथ पैर रून से ढकी जंजीरों से बंधे हुए थे, जबकि उसके शरीर के चारों ओर नलियां लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय तक उनकी जांच की गई थी। अब बस उसे काटना ही बाकी था। वेलेमोंट जाग रहा था, निराश होकर लेटा हुआ, छत को घूर रहा था, मानो जीने लायक कुछ भी नहीं है। उन्होंने मानव जाति के डरावने पक्ष का अनुभव किया था। वांग टेंग अंदर चले गए, बाकी लोग बाहर ही रहे। कमरे में केवल वह और वेलमोंट ही थे जो कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। नमस्ते। वांग टेंग ने हाथ हिलाकर चुप्पी तोड़ी। वालमोंट चुप रहकर सहयोग नहीं करना चाहता था। युवा नायक ने आगे कहा, अरे भाई, अगर तुम्हारे मन में कुछ है, कोई भी बात जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो, तो तुम मुझे बता सकते हो। वेलमोंट, ये ठीक नहीं है। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, पूर्व ने धूर्त स्वर में कहा। बंदी को यह सुनकर बुरा लगा। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार चलने में सक्षम थे, वही जीतते थे, इसलिए उसने कर्कश स्वर में कहा, तुम क्या चाहते हो? यही बात है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया जब उसने दूसरे को बोलते देखा। हम हमेशा बातचीत करके चीजों को सुलझा सकते हैं। ऐसा मत करो जैसे कि हमारे बीच खून का झगड़ा है।
वेलमोंट, वो ये कहना चाहता था कि उनके बीच एक झगड़ा था जो एक दूसरे का गला काटने के लिए काफी था। इस कमीने का दिमाग कैसा है? क्या वह सचमुच सोचता है कि उसके द्वारा पीटे जाने के बाद मैं उससे कोई द्वेष नहीं रखूंगी? ठीक है, मैं बकवास बंद करता हूँ, वांग टिंग ने कहा। जो लोग अपराध स्वीकार करते हैं, उनके लिए नरमी बरती जाती है और प्रतिरोध करने पर कड़ी सजा दी जाती है। इसलिए सच सच बताओ, लीग ऑफ टैलेंट्स में घुसने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं यहाँ मानव जाति की प्रतिभाओं को मारने आया हूँ। वेलेमोंट के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुम अपनी इस ताकत से हमें मारना चाहते हो? तुम्हें ये भरोसा किसने दिया? धर्मात्मा नायक ने शांतिपूर्वक कहा। वालमोंट का चेहरा काला पड़ गया। वह कमजोर नहीं था, वांग टेंग तो बस एक राक्षस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिता में उसका सामना अपने जैसे किसी व्यक्ति से होगा। उस व्यक्ति के पास प्रकाश बल भी था, जो सीधे तौर पर उसके अंधेरे बल का मुकाबला करता था। जब वह उस शल्कधारी व्यक्ति ने युद्ध में नायक द्वारा इस्तेमाल की गई प्रकाश तत्व तकनीकों के बारे में सोचा, तो उसके सिर में झुंझुनी महसूस हुई। आप प्रतिभाओं की लीग में भाग लेने वाले एकमात्र मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति नहीं हैं, है ना? वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। हालांकि ये दिखा नहीं, लेकिन वेलमोंट की आंखों में घबराहट का एक निशान था। एड्स बाय पब फ्यूचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे स्वीकार नहीं करते। मेरे पास तुम्हें बोलने पर मजबूर करने का एक तरीका है, नायक ने कहा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बंदी का दिल धड़क उठा और उसने प्रश्नकर्ता की ओर घूर कर देखा। घबराओ मत, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वांग टेंग की आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी चमकी, जो सीधे स्केल्ड फाइटर की आंखों में जा लगी। वेलेमोंट के पास सिर्फ यही एक शब्द कहने का मौका था। फिर उसे लगा कि एक शक्तिशाली आत्मा उसके दिमाग में घुस गई है और वह बेहोश हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। मोहित, वांग टेंग ने किसी भी निगरानी तकनीक के लिए कमरे को स्कैन करने के बाद अपने आकर्षक कौशल का इस्तेमाल किया। हर किसी के पास रहस्य थे, और बाहरी लोग आमतौर पर उसके रहस्यों को नहीं जानना चाहते थे। ये बात खास तौर पर उसके सैन्य समर्थकों के लिए सच थी, क्योंकि वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। फिर भी वांग टेंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि मौजूद निरीक्षक कोई हरकत नहीं करेंगे। उसने एहतियात के तौर पर कमरे की जांच की। जादू एक ऐसी आध्यात्मिक तकनीक थी जो दूसरों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसे उजागर न करना ही बेहतर था, क्योंकि यह अनावश्यक ध्यान आकर्षित कर सकता था। कौशल के प्रभावी होने के बाद स्केल्ड योद्धा ने स्वाभाविक रूप से उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, तथा शीघ्रता से सारी जानकारी उगल दी। हालांकि वेलेमोंट को नहीं पता था कि प्रतियोगिता में उसके जैसे कोई और मिश्रित रक्त वाले लोग थे या नहीं, उनमें से किसी का भी कोई सीधा संपर्क नहीं था। इसके अलावा ये सिर्फ उसका अपना अनुमान था। ये काली आत्माएं बहुत सतर्क होती हैं, वांग टेंग ने सोचा। इसके अलावा उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली, मिश्रित रक्त वाले काफी लोग पहले ही चुपचाप उनकी दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से कई में मूल नस्ल के लक्षण बरकरार थे, लेकिन उनमें से केवल आधी नस्ल ही काली थी। सिर्फ दिखावट से यह पहचानना मुश्किल था। अगर वे अपने शरीर में अपनी रक्त रेखाओं और अंधेरे बल को छिपाने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करते हैं, तो वे प्रकाश गुट के सामान्य प्राणियों की तरह दिखेंगे। इससे उनका पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया। यह एक कठिन समस्या थी। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसे सामान्य पूछताछ से ऐसी जानकारी मिलेगी। जनरल फू जिंगलान और अन्य लोगों को अपने निष्कर्षों से अवगत कराना एक अत्यावश्यक मामला था। उसने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। मेजर मैक्सवेल ने उन्हें कमरे से बाहर जाते देखा और तुरंत नर्म आवाज में पूछा, कर्नल वांग टिंग, क्या आपकी पूछताछ पूरी हो गई है? मेरा काम हो गया, चलो वापस चलें, युवा अधिकारी ने जवाब दिया। मैक्सवेल ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। मिश्रित रक्त के बारे में मामला गोपनीय था, उसके पास ऐसी जानकारी के लिए मंजूरी नहीं थी। दोनों मुख्य नियंत्रण कक्ष में लौट आए। वांग टेंग ने तुरंत ही 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षकों और जनरलों को जो कुछ भी पता चला था, उसके बारे में बताया, और कुछ भी अनकहा नहीं छोड़ा। श्रोताओं के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसके कबूलनामे के बारे में आप कितने आश्वस्त हैं? 100%, युवा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। सभी लोग गहरी सोच में उसकी ओर देखने लगे। यदि वह इतना आश्वस्त है, तो उसने अवश्य ही कोई विशेष विधि अपनाई होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, युवा नायक के पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए जनरल फू जिंगलान और अन्य लोगों को उसके बारे में कोई संदेह नहीं था। रक्षा गृह संख्या 29 पर वापस आकर वह वही व्यक्ति था जिसने अंधेरे प्रेत के उद्देश्यों की खोज की थी, जिसके कारण लगभग असंभव विजय प्राप्त हुई। उस समय बहुत से लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया।
जनरल कैमरून को उनके पक्ष में खड़े होने का फैसला करते हुए अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उनके लिए लड़ना पड़ा। एक बार जब युद्ध समाप्त हो गया तो जनरल ने सब कुछ उच्च अधिकारियों को बता दिया, जिसके कारण जनरल फू जिंगलान और अन्य लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी थी। क्या आपने पूछा कि वे कहाँ थे? जनरल फू जिंगलान ने पूछा। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उन्हें स्थान बता दिया। वह वहां है। विशेषज्ञ चौंक गए, फिर उनके चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। महान सन्यासी शहर में रहता है, लेकिन प्रतिभाओं की लीग का पूरे ब्रह्मांड में सीधा प्रसारण किया जा रहा है। उन्होंने संभवतः वेलेमोंट को पकड़े जाने और एहतियात के तौर पर उसे स्थानांतरित होते देखा होगा, वांग टेंग ने कहा। आप सही कह रहे हैं। जनरल फू जिंगलान ने सिर हिलाया। लेकिन हमें फिर भी लोगों को जांच के लिए भेजना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम कोई निशान पा सकते हैं। वांग टेंग ने कोई टिप्पणी नहीं की। अभी अभी आपने कहा था कि आपको संदेह है कि प्रतियोगिता में अन्य मिश्रित रक्त वाले लोग भी शामिल हैं। फर्स्ट स्टेलर अकेडमी के निरीक्षक ने कहा। यह सिर्फ एक अनुमान है। पूर्व ने अपना सिर हिलाया। वेलेमोंट के कबूलनामे के आधार पर मिश्रित रक्त वाले किसी भी व्यक्ति का कोई सीधा संपर्क नहीं था, इसलिए वे एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। यह सिर्फ उसका अनुमान था, हालांकि यह मेरी सोच से मेल खाता है। बूढ़े वेंग ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। शीर्ष 18 में प्रवेश करने वाले मार्शल कलाकार मुख्य रूप से बड़े परिवारों से प्रतिभावान हैं। यू किकियाओ और सू जियानचेन जैसे लोगों की पृष्ठभूमि की भी जांच की जा सकती है, यह उनका नहीं होना चाहिए। यदि कोई घुसपैठिया है तो वे शीर्ष 1000 में छिपे होंगे। ट्रोलोप ने कहा, चलो फिर से जांच करते हैं। यदि मिश्रित रक्त वाले लोगों को नामांकित किया गया तो 7 तारकीय अकादमियां हंसी का पात्र बन जाएंगी। एट नोबलबन एट शीर्ष 18 की फिर से जांच करने में कोई बुराई नहीं है। हम किसी के स्थान पर किसी और को लाए जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, वांग टेंग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा। गोंग हान ने वांग टेंग की ओर स्वीकृति से देखा और सिर हिलाया। तुमने इस पर विचार कर लिया है। चलो, जैसा तुम सुझाव देते हो वैसा करते हैं। छोटे वांग, चूंकि तुमने ये प्रस्ताव रखा है, इसलिए हमें तुम्हारी भी जांच करनी चाहिए। सिकोन द्वितीय मुस्कुराया। छोटा वांग। वांग टेंग अवाक रह गया। वह क्या था? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें तो मेरी जांच कर सकते हैं। उसी समय वांग टेंग ने मन ही मन चिल्लाया, सिस्टम, मेरी रक्षा करो। सिकोन द सेकंड ने जो कहा उसका मतलब यह नहीं था। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि लड़का अंधेरे भूतों से संबंधित था। जब वह स्केल्ड योद्धा से लड़ रहा था तो उसने जो प्रकाश बल दिखाया वह उनके लिए किसी भी संदेह को खारिज करने के लिए पर्याप्त था। किसी के शरीर में एक ही समय में प्रकाश और अंधकार दोनों शक्तियां कैसे हो सकती है? यह मृत्यु की इच्छा रखने के समान था। जनरल फू जिंगलान और अन्य लोग बहुत तेज थे। उन्होंने तुरंत प्रत्येक प्रतिभागी की जांच करने का आदेश दिया। वांग टेंग भी द्वितीय राजकुमार और अन्य लोगों के साथ पुनः जुड़ने के लिए युद्धगृह पर लौट आया। वे अभी अभी सेना की जांच से गुजरे थे और उन्हें पता था कि कुछ चल रहा है। वे तुरंत युवा नायक के पास इकट्ठे हुए और उसके लौटने पर उससे इस बारे में पूछा। वांग टेंग, क्या हो रहा है? जी हाओचेन ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, वे बस कुछ संभावनाओं को खारिज करने के लिए जांच कर रहे हैं। वांग टेंग मुस्कुराया। नहीं, उच्च अधिकारियों को हम पर संदेह है, टिमोथी ने कराहते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, बस अगर कुछ गलत हो जाए तो। युवा पृथ्वीवासी ने स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को गुप्त रखा कि उसने यह विचार प्रस्तावित किया था, अन्यथा उसे बहिष्कृत किए जाने का जोखिम था। क्राउन प्रिंस ने वांग टेंग की तरफ देखा। उसकी इंद्रियां तेज थीं, उसे लगा कि वह आदमी दोषी महसूस कर रहा है। जी हाओचेन ने कहा, ऐसा कहने के बाद मुझे संदेहास्पद लगना अप्रिय लगता है। खैर, किसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। हमें खुश होना चाहिए। वांग टेंग ने इस पर हंसते हुए कहा। यह बात सभी को पता थी, इसलिए उन्होंने इस विषय को छोड़ दिया। ठीक है, क्या आप सचमुच 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षकों से मिले थे? जी हाओचेन ने पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। कैसा था? वे कैसे हैं? पूर्व ने जल्दी से पूछा। दूसरे राजकुमार और अन्य लोगों ने स्पष्टतः उत्सुकता से देखा। यहां तक कि युवराज ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। वांग टेंग ने याद करते हुए कहा, वे ठीक हैं, उनसे बात करना अच्छा लगता है। सभी लोग असंतुष्ट दिखे। क्या तुम्हें यकीन है? जी हाओचेन को संदेह था। हाँ, क्या मुझे इस बारे में सचमुच झूठ बोलना होगा? नायक ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? दूसरे राजकुमार ने संदेह से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी अकादमियों में कई सुंदरियां हैं और मुझसे कहा कि जब मैं वहां जाऊं तो उनके साथ घुल मिल जाऊं, नायक ने कहा।
उन्हें ये बात केवल प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत से ही याद थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरा राजकुमार और अन्य लोग अचंभित रह गए। अकादमियों में कई सुंदरियां हैं, उनके साथ मेलजोल बढ़ाएं। ये सब क्या है? वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि वांग टेंग से मिले निरीक्षक कहीं धोखेबाज तो नहीं थे। वे अवश्य ही नकली होंगे। ये सब वास्तविक नहीं हो सकता। युवराज ने अजीब भाव से वांग टेंग की ओर देखा और सोचा कि वह बस मजाक कर रहा है। वांग टेंग ने उनके संदिग्ध चेहरे देखे तो उसने अपना बचाव करते हुए कहा, अभी शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। दूसरे राजकुमार ने थके हुए भाव से हाथ हिलाया, भूल जाओ। मैं अब और कुछ नहीं पूछूंगा, हमें तुमसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। जी हाओचेन ने आंखें घुमाई। जब तक हम शीर्ष 10 में आते हैं, हमें निरीक्षकों से मिलने का मौका मिलेगा। देखते हैं कि आपने जो कहा वह सच है या नहीं। बाकी लोगों ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में लड़ाकू भावना चमक रही थी। वे निश्चित रूप से शीर्ष 10 के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे, कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता था। लेकिन फिर क्या आपको पहले से भर्ती किया गया था? दूसरे राजकुमार ने पूछा। इसे स्काउटिंग नहीं माना जाएगा। अंत में यह अभी भी रैंकिंग पर निर्भर करता है, वांग टेंग ने जवाब दिया। अगर मुझे पहला स्थान नहीं मिलता है तो ये कुछ भी नहीं है। अंतिम भाग का उल्लेख करने के बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस की ओर देखा। उनकी नजरें मिली, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी। दिन पलक झपकते ही बीत गए। प्रतिभाओं की लीग में शीर्ष 10 की लड़ाई अंततः शुरू हो गई। दर्शक आभासी ब्रह्मांड में उमड़ पड़े। ये सचमुच देखने लायक दृश्य था, माहौल उत्साह के चरम पर पहुंच गया था। यहां तक कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, वे भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अंतिम लड़ाइयों को देखने के लिए आभासी ब्रह्मांड में लॉग इन किया। शीर्ष 10 मैच शुरू हो रहे हैं। शांत बैठो, आखिरकार यह शुरू हो रहा है। मैंने इसके लिए 10 दिन तक इंतजार किया है। बस इसकी उत्सुकता ने ही मेरी भूख खत्म कर दी है। मेरा बहुत वजन कम हो गया है। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं घर क्यों नहीं जाना चाहता। मैंने उनसे कहा कि मैं लीग ऑफ टैलेंट्स के जारी रहने का इंतजार कर रहा हूँ। हट जाओ, मुझे फाइनल देखने से कोई नहीं रोक सकता। अल्पविराम। हर कोई रोमांचित था। 10 दिन के इंतजार ने सभी की उम्मीदें बढ़ा दी थी। वे चाहते थे कि मुकाबले तुरंत शुरू हो जाएं। तभी विभिन्न आकृतियां आकाश में उड़ने लगी। कुल 18 आकृतियां थीं। उम्मीदवार मैदान में आए और मैदान के ठीक ऊपर आसमान में मंडराने लगे। प्रत्येक योद्धा के पास एक अनोखी और शक्तिशाली आभा थी। वे उग्र हवा और रेत के बीच सीधे खड़े थे। वे वैश्विक सुर्खियों में थे। वे यहाँ हैं। महानतम प्रतिभाएं यहाँ हैं। आह, देवी लिंग, मेरी देवी लिंग कियानिक्स्यू। युवराज, युवराज, युवराज अमर रहें। मैं देखना चाहता हूं कि क्राउन प्रिंस कैसा दिखता है। लिंग यांगक्सु, वह बहुत सुंदर है। दूसरा राजकुमार, दूसरा राजकुमार, दूसरा राजकुमार सचमुच असाधारण है। उसकी महान आभा को देखो, वह मेरा आदर्श है। दूसरे राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अल्पविराम। दर्शकों ने उम्मीदवारों को पहचान लिया। हर किसी के अपने समर्थक थे। चैट प्लेटफॉर्म उनके समर्थन में लोगों से भरा हुआ था। आशावान लड़ाके उन्हें सुन नहीं सके, लेकिन इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। लीग ऑफ टैलेंट्स वाकई एक बहुत बड़ा आयोजन था। युवा और वृद्ध दोनों ही तरह के लड़ाके इसे देख रहे थे और इसका हिस्सा बनने के लिए लालायित थे। सामान्य योद्धाओं को इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन यही उनकी लालसा का कारण था। प्रतिभाशाली लोगों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभी उम्मीदवारों के सामने काले बालों वाला एक युवक अपने हाथों को पीछे की ओर करके खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सही था, मानो भगवान ने उसे तराशा हो। उसकी त्वचा पर हल्की सी रोशनी की परत चमक रही थी। वह जैड के एक दुर्लभ टुकड़े की तरह लग रहा था। उसके बाल एकदम काले और चिकने थे। उनकी असाधारण आभा ने उन्हें अन्य उम्मीदवारों के बीच अलग खड़ा कर दिया। वह जब भी सामने आते थे, आकर्षण का केंद्र बन जाते थे। देखो, वह वांग टेंग है। वह ठीक सामने है, जैसा कि प्रतिभाओं की लीग में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा से उम्मीद की जाती है। आह, वांग टेंग, वांग टेंग, वांग टेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग टेंग अजेय है। वांग टेंग अजेय है। अल्पविराम। नायक के रूप ने सभी को आकर्षित कर लिया। उनकी जय जयकार और भी अधिक उत्साहपूर्ण हो गई। वहां बहुत सारे लोग उसका समर्थन कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि मिश्रित रक्त की उपस्थिति से प्रतियोगिता की समग्र प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वांग टेंग ने शैतान को हरा दिया था, जिससे सब कुछ वापस पटरी पर आ गया था। चीजें नियंत्रण से बाहर नहीं हुई। यदि उन्होंने मामले को न सुलझाया होता तो दर्शकों का मूड खराब हो जाता। वे उतने उत्साहित नहीं होते जितने इस समय थे।
वांग टेन की लोकप्रियता इसी कारण से बढ़ी, बहुत से लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। एट नोबलबन एट यह उल्लेखनीय है कि वालमोंट को हराने के बाद उनकी लोकप्रियता क्राउन प्रिंस से भी अधिक हो गई थी, तथा तब से वे नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं। यह एक छोटा सा लाभ था। बेशक वांग टेन को इसकी परवाह नहीं थी। लोकप्रियता से उसे कोई ठोस लाभ नहीं मिलने वाला था। ऐसी प्रसिद्धि खोखली थी। निश्चित रूप से, यदि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने उसे पैसा दिया तो उसे प्रथम स्थान पर रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यूमिंग ग्रह पर वू शिंगयुन, ओल्ड हान और बाकी लोगों ने अपनी निगाहें स्क्रीन पर आते ही वांग टेंग पर केंद्रित कर ली। वांग टेंग उठ गया है। वे अपनी उम्र में भी उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। कमांडर होंग ने कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। हमारा ग्रह भी उसके गौरव को साझा कर सकता है। आप सही कह रहे हैं। प्रतिभाओं की लीग में प्रथम स्थान कोई साधारण उपाधि नहीं है। वह निश्चित रूप से इतिहास में अपनी छाप छोड़ सकता है। ओल्ड हान ने सहमति जताई। हान झू, जी जिमिंग और अन्य युवा उत्साह, ईर्ष्या और लालसा से स्क्रीन को घूर रहे थे। बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के अंतरिक्ष यान पर लिन चुहान की आंखें चमक रही थी। वह स्क्रीन पर दिख रही आकृति को ध्यान से देख रही थी। वांग टेंग ने चुपके से अन्य उम्मीदवारों को देखा। वह किसी और बात के बारे में सोच रहा था। जनरल फू जिंगलान ने उन्हें अभी अभी बताया था कि उन्हें उम्मीदवारों में कोई अन्य मिश्रित रक्त नहीं मिला है। युवा नायक चिंतित था। उसे लग रहा था कि प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के बीच अन्य अंधेरे विशेषज्ञ भी घुसपैठ कर रहे होंगे। हालांकि वे किसी अस्पष्ट तरीके का उपयोग करके सभी निरीक्षणों से बच निकले। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं? वांग टेंग ने 18 उम्मीदवारों को स्कैन करने के लिए अपनी असली आंख का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसका दिल डगमगा गया। युवराज के अलावा वह अपनी असली आंख से अन्य सभी उम्मीदवारों को देख सकता था। हालांकि वांग टेंग के निरीक्षण से पता चला कि किसी भी प्रतिभागी के साथ कुछ भी गलत नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जिसके आर पार वह नहीं देख पा रहा था, वह था क्राउन प्रिंस। ऐसा लग रहा था कि धुंध की एक परत उसके ऊपर छाई हुई है, ठीक वैसी ही जैसी 7 तारकीय अकादमियों के निरीक्षकों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। क्या युवराज मिश्रित रक्त का हो सकता है? उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह विचार थोड़ा बेतुका था। तभी अखाड़े के ऊपर स्थित प्रकाश क्षेत्र से एक आवाज गूंजी। युवा नायक पहले से ही निरीक्षकों से परिचित था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि गोले की आवाज उनमें से किसी की नहीं थी। शीर्ष 10 लड़ाइयों के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अन्य 17 उम्मीदवारों के साथ लड़ना होगा। आपकी जीत की संख्या के आधार पर आपको रैंक दी जाएगी। कृपया अब अपनी उपस्थिति का क्रम चुनें। हर कोई दंग रह गया। अंतिम राउंड थोड़ा अनियमित सा लग रहा था। जीत की संख्या को मापदंड के रूप में इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार प्रतियोगिता के इस उन्नत भाग में हर व्यक्ति की रैंकिंग उसके प्रतिद्वंद्वी से बहुत हद तक जुड़ी हुई थी। यह उचित नहीं होगा यदि वे इस पद्धति का उपयोग युद्ध में न करें। हालांकि अपनी उपस्थिति का क्रम चुने से उस आवाज का क्या मतलब था? यह एक सामान्य गिरोह लड़ाई जैसा क्यों लग रहा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरे राजकुमार, जी हाओचिन और अन्य लोग अचंभित रह गए। उन्होंने भ्रमित दृष्टि से एक दूसरे को देखा। शीर्ष 10 लड़ाइयां ऐसी ही होती हैं। कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? यह तो बच्चों का खेल लगता है। नियम थोड़े अजीब हैं। हर योद्धा को अन्य 17 उम्मीदवारों से लड़ना होगा। यह दौर कठिन लगता है। जब लड़ाई कठिन हो जाती है तो यह बताना आसान हो जाता है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। अंतिम विजेता एक डरावना लड़ाकू होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि नंबर 1 बनने के लिए किसी को कितने मैच जीतने होंगे। आइए शर्त लगाते हैं कि कौन नंबर 1 होगा और अंतिम जीत के लिए कितने मैचों की आवश्यकता होगी। चलो करते हैं। सभी लोग अपना दांव लगाओ। मैंने 16 मैचों के साथ वांग टेंग पर दांव लगाया। मैंने भी वांग टेंग पर दांव लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि 13 मैच पर्याप्त है। आखिरकार यह एक राउंड रॉबिन मैच है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे उम्मीदवार थकते जाएंगे। ये सही है। मैं क्राउन प्रिंस के लिए वोट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी है, इसलिए उन्हें अंत में पहला स्थान मिल सकता है। मैं शर्त लगाता हूं कि वह 15 मुकाबलों में ऐसा करेंगे। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर कई चर्चाएं हुई। भीड़ खुशी से बातचीत कर रही थी, चर्चा कर रही थी कि विजेता कौन होगा, साथ ही यह भी कि उसे जीतने के लिए कितने मैचों की जरूरत होगी। ये बात ध्यान देने लायक है कि प्रथम स्थान पाने वाले से सभी को बहुत उम्मीदें थीं। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। फिर भी पहले स्थान के लिए लड़ाई मुख्य रूप से वांग टेंग और क्राउन प्रिंस के बीच थी।
अब ज्यादा से ज्यादा लोग युवा पृथ्वीवासी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अभी भी एक हिस्सा ऐसा था जो दृढ़ता से मानता था कि महान कुलीन अभी भी इसे हासिल करने का मौका पा सकता है। एक धारणा ये भी थी कि बाद वाले ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। इस अनिश्चितता ने मैच को और अधिक मनोरंजक बना दिया। कोई भी उम्मीदवार आगे नहीं आया, इसलिए वांग टिंग ने बोलने का फैसला किया। कौन प्रथम बनना चाहता है? कोई जवाब नहीं आया, कोई भी पहले जाने वाला नहीं बनना चाहता था। तय नियमों के अनुसार पहले जाने वाला नुकसान में रहेगा। युवा नायक ने शांतिपूर्वक कहा, चूंकि कोई भी प्रथम नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ही प्रथम बनूंगा। अंत में उसने मुस्कुराकर कहा। हर कोई हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आगे आएगा और पहला बनने का फैसला करेगा। क्या वह वाकई इतना आश्वस्त है? वह जितना शांत और आत्मविश्वासी दिख रहा था, अन्य लोग उतने ही गंभीर होते जा रहे थे। क्राउन प्रिंस भी पहले नहीं बनना चाहते थे। इससे पता चलता है कि उन्हें इस तरह के तंत्र से जीतने का भरोसा नहीं था। हालांकि वांग टिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। हालांकि बाद वाले ने अपनी बात कह दी थी, इसलिए उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। बाकी उम्मीदवार पीछे हट गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, स्ट्रैची, गॉन्ट और अन्य लोगों ने उपहास किया, यह महसूस करते हुए कि उनका दुश्मन खुद को अधिक आंक रहा है, संभवतः जल्दी ही अपनी कब्र खोद रहा है। इस तरह की घटना से वे खुश हो गए। अगर वांग टिंग की रैंकिंग खराब होती तो वे सपने में भी हंसते। युवा नायक को पता नहीं था, और न ही उसे परवाह थी कि वे क्या सोच रहे थे। वह प्रकाश क्षेत्र की ओर मुड़ा और बोला, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? हर कोई दंग रह गया, ये सोचकर कि उसकी क्या योजना थी, उससे प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ी। पूछो, प्रकाश क्षेत्र में अज्ञात आवाज ने उत्तर दिया। वांग टिंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने आगे बोलने से पहले इधर उधर देखा, क्या मैं एक साथ 17 लोगों से लड़ सकता हूं? प्रकाश क्षेत्र, एट नोबलबन एट। अभ्यर्थी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे, सोच रहे थे कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। हॉन्फना। इसके बाद सन्नाटा छा गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। वांग टिंग ने अभी क्या कहा? वह एक साथ 17 लोगों से लड़ना चाहता है। क्या मैंने सही सुना? कोई मुझे थप्पड़ मारे, मुझे लगता है कि मेरे कानों में कुछ गड़बड़ है। तुम सही हो, उसने ऐसा कहा था। हे भगवान, क्या वांग टिंग पागल है? यहां तक पहुंचने वाले सभी योद्धा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हैं। क्या वह थोड़ा अति आत्मविश्वासी नहीं है? यह अकल्पनीय है। एक साथ 17 उम्मीदवार, वह कैसे लड़ेगा? नहीं, तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप सब कुछ जीत लेंगे। इसे अकेले मत कुचलें।